हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स। आइए डाइंग टू बी मी का नेक्स्ट चैप्टर आरोग्य का प्रमाण देखते हैं अनीता जी ने क्या लिखा है। वो कहती हैं कि आईसीयू से बाहर आने के कुछ दिन बाद मैंने अपनी मांसपेशियों को मजबूती देने के लिए फिजिकल थेरेपी लेना शुरू किया। जिस दिन मैं कमरे में चहलकदमी करने लायक हुई तब नर्स मुझे बाथरूम लेकर गई ताकि मैं खुद को आईने में देख सकूं। जो ही मैंने अपने कंकाल जैसे ढांचे को देखा मेरा दिल भर आया। मैं कोमा से बाहर आने के बाद पहली बार खुद को देख रही थी। अपना कंकाल जैसा शरीर देखकर मैं मायूस हो गई थी। मैंने नर्स से कहा कि वे मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें ताकि मैं एकांत में कुछ समय बिता सकूं। मैं अपने आप को आईने में ताकती रही। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि इस आईने से कौन झांक रहा था। मानो मेरी उससे कोई जान पहचान ही नहीं। मेरे बाल गुच्छों में झड़ गए थे। आंखें अपनी कोटर के हिसाब से बड़ी लगने लगी थी। गालों की हड्डियां बाहर की ओर उभर आई थी और मेरी गर्दन की एक और बैंडेज लगी थी ताकि वहां मौजूद घाव को छिपाया जा सके। मैं अपनी ही छवि से अवाक हो उठी और रोने लगी। दरअसल मैं अपना गर्व टूटने पर नहीं रोई थी। उस वक्त मेरा भौतिक स्वरूप कोई महत्व ही नहीं रखता था। दरअसल मैं वह गहरी उदासी महसूस कर रही थी जो ऐसी दशा झेल रहे किसी व्यक्ति को देखकर महसूस होती है। मैंने पाया कि मेरे दुख में एक तरह की हमदर्दी का भाव भी था। मैं आईने में उस युवती की छवि को देख सकती थी, उसके चेहरे को, उसकी आंखों को और बरसों की उस पीड़ा को जो मुझे यहाँ तक ले आई थी। मैंने खुद को इतनी गहरी पीड़ा से कैसे गुजरने दिया? मैं अपने लिए इतनी पीड़ा का कारण कैसे बनी? यह सब सोच कर ही मैं दुखी होने लगी। जी, मुझे ऐसा ही लगा मानो अपनी इस दशा के लिए मैं स्वयं ही दोषी थी। मैं अपना हाथ आईने के पास ले गई और अपने नम चेहरे को छूना चाहा। मैंने वादा किया कि आज के बाद अपने आप को इतना कष्ट कभी नहीं दूंगी। डॉक्टर मेरी सेहत को लेकर सावधान थे क्योंकि मुझे मरणासन्न दशा में अस्पताल लाया गया था। मैं जिस कीमोथेरेपी से हमेशा से डरती थी, अब वे चाहते थे कि इसे नए सिरे से शुरू किया जाए। जब नर्सेज कीमो शुरू करने के लिए आई तो मैं उन्हें देख रही थी। उन दवाओं पर साफ साफ बड़े अक्षरों में जहर लिखा था। नर्सेज ने अपने दस्ताने और मास्क पहने ताकि वो गलती से उन विषैले रसायनों के संपर्क में न आए। कितनी विचित्र बात थी। इन दवाओं को मेरे रक्त में मिलाने की स्पष्ट सहमति दी गई थी। मैं जानती थी कि मुझे कीमो की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पास उनके अपने कारण थे। मुझे पता था अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी मुझे नष्ट नहीं कर सकता। यहाँ तक मेरी नसों में सीधे जो जहर दिया जा रहा था वह भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही वह चीज थी जिससे मैं बरसों से डरती आई थी। दिलचस्प बात यह थी कि मुझे कीमो से जुड़े सामान्य दुष्प्रभावों का सामना भी नहीं करना पड़ा। मुझे मन ही मन एक जीत का एहसास हुआ। मैं हर चीज के भय से ऊपर उठ गई थी, मरने से लेकर कैंसर और फिर कीमोथेरेपी तक। मुझे अब कोई डर नहीं था। इस तरह मेरे सामने यह बात सच हो गई कि यह भय ही मुझे नष्ट कर रहा था। ये मेरा डर ही था जो मुझे नष्ट कर रहा था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि यदि यह सब दूसरे लोग का अनुभव पाने से पहले हुआ होता तो मेरी नसों में दी जाने वाली दवा पर लिखे जहर को पढ़ते हुए और खुद को उसके असर से बचाती नर्सों को देखते ही मैं डर के मारे मर जाती। यह सोच ही मुझे मारने के लिए काफी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं इससे पहले कितना डरती थी। लेकिन इसके बावजूद मैंने खुद को अजय पाया। मैं जानती थी कि मैंने दूसरी ओर से वापस आने का जो निर्णय लिया था वह इस भौतिक जगत के किसी भी फैसले से परे था। डॉक्टर मेरे मौजूदा हालात को अच्छी तरह समझने के लिए कई तरह के टेस्ट करना चाहते थे। उसी के अनुसार कीमो की खुराक भी तय होनी थी। मैंने बेमन से हामी भर दी थी। मैं जानती थी कि मुझसे ज़्यादा डॉक्टरों को इन टेस्टों के नतीजे चाहिए थे ताकि वे स्वयं को मेरी संभलती हुई सेहत के बारे में दिलासा दे सकें, जबकि मुझे कुछ हद तक यह अंदाज़ा था कि मेरे टेस्ट के नतीजे क्या होंगे। इस तरह मुझे भी खुद को साबित करने का मौका मिल जाता। हालांकि डॉक्टरों को लगता था कि मैं कड़ी जांच के हिसाब से कमज़ोर थी, इसलिए सारे टेस्ट एक एक करके 2 सप्ताह की अवधि में हुए। धीरे धीरे मैं मजबूत होने लगी। मेरा वजन बढ़ने लगा। मेरे शरीर पर खुले घाव थे जिसे नर्स रोज साफ करके मरहम लगाती थी। मुझे पर्याप्त शक्ति और पोषण नहीं मिला था,
इसीलिए मेरी हालत पर सलाह लेने के लिए एक बड़े सर्जन को बुलाया गया था। उन्होंने भी कहा कि मेरे घाव इतने बड़े हैं कि वे बिना पोषण के अपने आप नहीं भर सकते। उन्हें लगा मैं अभी उनकी सर्जरी के लायक भी नहीं हूं। आईसीयू से बाहर आने के 6 दिन के बाद ही मैंने खुद को थोड़ा सशक्त महसूस किया और थोड़ी थोड़ी देर में अस्पताल के गलियारे में चक्कर लगाने लगी। इसके बाद मुझे आराम की सख्त ज़रूरत महसूस हुई। डॉक्टरों ने जो पहला टेस्ट किया था वह था बोन मैरो बायोप्सी। इस टेस्ट में बहुत दर्द होता है, लेकिन डॉक्टरों को लगा कि अब मैं वह पीड़ा सहन कर सकती हूँ। इसमें एक मोटी सुई को रीढ़ की हड्डी में डालकर हड्डी में से उसका मैरो या सार निकाला जाता है। लिम्फोमा के एडवांस स्टेज वाले रोगियों में इस रोग का बोन मैरो तक पहुंच जाना सामान्य बात है। डॉक्टर टेस्ट द्वारा इसकी पुष्टि करना चाहते थे। इन नतीजों के आधार पर ही यह तय होता कि मुझे कौन सी दवाएं दी जाएं और इनकी खुराक कितनी हो। मुझे वह दिन अच्छे से याद है जिस दिन इस टेस्ट के नतीजे सामने आए। डॉक्टर अस्पताल के अधिकारियों के पूरे दल के साथ कमरे में आए। वे सब चिंतित दिख रहे थे। डॉक्टर बोले बोन मैरो बायोप्सी के नतीजे आ गए हैं, पर ये ज़रा परेशान करने वाले हैं। इतने दिनों के बाद मुझे बेचैनी सी होने लगी। क्यों? क्या समस्या है? परिवार के सदस्य भी अस्पताल के कमरे में मेरे साथ थे और उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें दौड़ आई। हमें आपकी बोन मैरो बायोप्सी में कैंसर नहीं मिला, वे बोले। तो यह समस्या कैसी हुई? डैनी ने पूछा। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके बोन मैरो में अब कैंसर है ही नहीं? डॉक्टर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इनके शरीर में कैंसर था, वह इस तरह अचानक गायब कैसे हो सकता है? हमें इसका पता लगाना ही होगा, और जब तक हम इसका पता नहीं लगा लेते तब तक यह समस्या ही बनी रहेगी, क्योंकि तब तक मैं अपनी दवाओं की खुराक तय नहीं कर सकता। इसके बाद मेरा बोन मैरो सैंपल देश के सबसे बेहतरीन पैथोलॉजी लैब में भेजा गया। 4 दिन बाद नकारात्मक नतीजे सामने आए। कैंसर का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने यह खबर सुनी तो अपनी जीत की खुशी में मैं भावुक हो उठी। डॉक्टर इतनी जल्दी हार मानना नहीं चाहते थे, इसलिए अब उन्होंने कैंसर का पता लगाने के लिए लिम्फ नोड बायोप्सी करवाने को कहा। पहले पहल तो यही लगा कि मुझे उन्हें पलटकर जवाब दे देना चाहिए, नहीं, आप कोई और टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा शरीर है और मैं पहले से जानती हूँ कि अब आपको मेरे शरीर में कहीं कोई रोग नहीं मिलेगा। हालांकि डॉक्टर जोर देते रहे और उन्होंने मेरे परिवार को याद दिलाया कि मुझे पहले दिन किस दशा में यहाँ लाया गया था। मैंने तय किया कि उन्हें मना नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी उन्हें मेरे शरीर में कोई रोग नहीं मिलेगा। मुझे यह भी लगा कि जो जो मैं उनके मेडिकल टेस्टों की परीक्षा पार करती जाऊंगी, मेरे भीतर जीत का एहसास होगा। मैंने डॉक्टर से कहा, आप जो करना चाहते हैं करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप यह सब अपने मन की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। मैं नतीजे पहले से जानती हूँ। लिम्फ नोड बायोप्सी से पहले उन्होंने मेरे शरीर को सशक्त बनाने के लिए कुछ दिनों का समय दिया था। रेडियोलॉजिस्ट को अपने अल्ट्रासाउंड उपकरणों की मदद से सबसे बड़ा लिम्फ नोड खोजना था और मेरी त्वचा पर उस जगह निशान लगाना था ताकि डॉक्टर उस पर चीरा लगाकर मेरी बायोप्सी कर सके। जब मैं रेडियोलॉजी लैब की मेज पर लेटी थी तो मैंने पाया कि मेरे सारे स्कैन लाइट बॉक्स पर लगाए गए थे। वे सब वही स्कैन थे जो उस दिन किए गए जब मैं अस्पताल में भर्ती हुई थी। रेडियोलॉजिस्ट ने उन्हें देखा तो पाया कि मेरी गर्दन भीतर से सूजी हुई ग्रंथियों और ट्यूमर के कारण गल सी गई थी। इसलिए उसने मेरी गर्दन के पिछले हिस्से पर मशीन घुमाई और उसे मेरी खोपड़ी के तले तक ले गया। इसके बाद उसने मेरी गर्दन के दोनों ओर फिर से ऊपर नीचे अपनी मशीन घुमाई और उसके चेहरे पर विस्मय और उलझन के भाव एक साथ तैर गए। उसने एक बार फिर पुराने स्कैनों को गौर से देखा और फिर वही आ गया जहां मैं लेटी थी। उसने पूछा कि क्या वह मेरी बाजुओं के नीचे अल्ट्रासाउंड कर सकता है। मैंने हामी भर दी। मैंने पूछा, सब ठीक तो है? वो बोला, मैं ज़रा उलझन में हूँ। क्यों, क्या हुआ? माफ़ करिए, मैं अभी आया। वह जल्दी से बाहर गया और मैंने उससे फ़ोन पर कैंसर विशेषज्ञ से बात करते सुना। मैं समझ नहीं पा रहा। मेरे पास 2 सप्ताह पहले वाले स्कैन हैं जो बताते हैं कि इस रोगी का लिम्फेटिक तंत्र कैंसर के कारण पूरी तरह गल गया था, पर अब तो मुझे उसके शरीर में एक भी लिम्फ नोड नहीं मिल रहा जिससे कैंसर की पुष्टि हो। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान सी खिल उठी। जब वह मेरे पास आया तो मैंने उठते हुए कहा, ठीक है, तो क्या मैं जा सकती हूँ?
अभी नहीं, आपके डॉक्टर ने कहा है मुझे आपके शरीर पर कोई लिम्फ नोड खोजना ही होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके शरीर में कैंसर ही ना हो। कैंसर इस तरह गायब नहीं हो सकता, तो मुझे आपकी देह के किसी हिस्से पर नोड खोजना ही होगा। जैसे आपकी गर्दन, उसने किसी तरह मेरी गर्दन के एक छोटे लिम्फ नोड पर निशान लगा दिया। हालांकि वह बहुत बड़ा नहीं था, पर उसकी बायोप्सी की गई और सर्जन ने मेरी गर्दन की बाईं ओर चीरा लगा दिया ताकि उस लिम्फ नोड को निकाला जा सके। यह सब लोकल एनेस्थीसिया देकर किया गया, इसीलिए मुझे सर्जरी के दौरान भी पता चल गया था कि क्या हो रहा था। जब डॉक्टर ने गर्दन के नीचे हिस्से पर चीरा लगाया तो वहां उठे दर्द और बेचैनी को मैंने महसूस किया था। हालांकि एक बार फिर नतीजों से पता चला कि शरीर में कैंसर नहीं है। इसके बाद मैंने अपने शरीर पर किए जा रहे अलग अलग टेस्ट और दी जाने वाली दवाओं का विरोध करना शुरू कर दिया। अगर आपको मेरे शरीर में कहीं भी कैंसर नहीं दिख रहा है तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैंने पूछा। उन्होंने कहा क्योंकि तुम्हारे शरीर में कैंसर नहीं मिलने का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि कैंसर है ही नहीं। ये मत भूलो, जब तुम्हें यहाँ लाया गया था तो तुम्हारा रोग कितना गंभीर था। आखिर में उन्होंने मेरे पूरे शरीर का PET स्कैन किया। जब जांच में यह पता चला कि मैं कैंसर से मुक्त हो चुकी हूँ, तब उन्होंने मेरा इलाज बंद कर दिया। मेडिकल टीम को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरी गर्दन पर हुए घावों को बंद करने के लिए जो सर्जरी की जानी थी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वे सारे घाव अपने आप भर गए। अस्पताल में भर्ती होने के 5 सप्ताह के बाद 9 मार्च 2006 को मुझे घर जाने की इजाज़त दे दी गई। मैं बिना किसी मदद के चल सकती थी। हालांकि सीढ़ियाँ आने जाने के लिए मुझे अब भी थोड़ी मदद की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे अंदर इतना उल्लास था कि डॉक्टरों को मेरी दवाइयों के पर्चे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना पड़ा, इन्हें आराम करने के लिए घर जाने दिया जा रहा है। बेहतर होगा कि ये कम से कम 6 सप्ताह तक खरीदारी और पार्टी से दूर रहें। पर मैं उनकी कहाँ सुनने वाली थी। 1 सप्ताह बाद 16 मार्च को मेरा बर्थडे था और मैं अपने परिवार के साथ डिनर के लिए अपने सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट जिमिस किचन गई, ताकि अपने लिए एक नए जीवन का जश्न मना सकूं। अब मैं पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी तरह ये बात समझती थी कि जीवन को किसी भी चिंता के बिना पूरे आनंद से जीना चाहिए। आगे अनीता जी कहती हैं कि जब मुझे कैंसर से पूरी तरह से मुक्त घोषित कर दिया गया तो उसके कई सप्ताह बाद भी मैं उन सभी घटनाओं के सिरे जोड़ रही थी जो पिछले दिनों मेरे साथ घटी थी। मैं अपनी ओर से उन्हें समझना चाह रही थी। मैं धीरे धीरे उन लोगों को देखने की आदी हो रही थी जो मुझे अस्पताल से आने के बाद पहली बार देखने पर सदमे में आ जाते थे। हालांकि किसी ने मेरे मुंह पर कुछ नहीं कहा, पर मैं जानती थी। पिछली बार जब उन्होंने मुझे देखा था तो उनके मन में यही ख्याल था कि शायद अब वे मुझे फिर से जिंदा नहीं देख सकेंगे। उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि मैं जीती जागती दिखूंगी। कुछ लोग यह कहकर अपनी हैरानी को छिपाने की कोशिश करते कि मैंने थोड़े ही समय में कितनी अच्छी सेहत हासिल कर ली थी, लेकिन वे सब अपने आश्चर्य को छिपा नहीं पा रहे थे। वे कहती हैं कि रोग के अंतिम दिनों में मैं 4 दीवारी में बंद हो गई थी और आराम कुर्सी व ऑक्सीजन टैंक के हवाले कर दी गई थी, तो घर में एक नर्स मेरा ख्याल रखने लगी। तब मैंने अमीरा के पास जाना छोड़ दिया था, जो कि मेरी योगा टीचर थी। जैसे ही मैंने खुद को थोड़ा संभला हुआ पाया, मेरा दिल किया कि अचानक एक सत्र के बीच पहुंचकर मैं उन्हें हैरान कर दूं, और अमीरा सचमुच हैरान रह गई। मैं जिनसे भी मिली वे सब ये जानने को उत्सुक थे कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं इतनी जल्दी स्वास्थ्य लाभ कैसे पाया, लेकिन मेरे लिए उन्हें समझाना आसान नहीं था। मुझे एहसास होने लगा कि अभी तो मैं खुद ही इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाई, तो फिर मैं दूसरों को कैसे समझा सकती थी। मैं उन्हें समझाने का कोई तरीका नहीं खोज पा रही थी। ऐसे अनुभवों के लिए वाकई शब्द नहीं मिलते, खासतौर पर अंग्रेजी भाषा में तो ऐसे मामलों में और भी हम पीछे रह जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।